कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। बाय द वे, आज हम लोगों के मिलने की वजह ये टॉपिक है फ्री रेडिकल का लेक्चर 2। इसके पहले आपने पढ़ा था इस टॉपिक के बारे में, मतलब इस टॉपिक का लेक्चर 1। वहां पे था, आपने देखा था फ्री रेडिकल किसे कहते हैं आप, मतलब कैसे डिफाइन करोगे आप, इनका शेप क्या होता है, कैसे निकालते हैं आप इनका हाइब्रिडाइजेशन, और कब कब बनते हैं फ्री रेडिकल्स, मतलब किन किन रिएक्शंस में, केमिस्ट्री के किन किन रिएक्शन में बनते हैं फ्री रेडिकल्स। ये सब टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था, याद है ना? तो हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं इनकी स्टेबिलिटी के बारे में। जितने तरह के फ्री रेडिकल्स आपके एग्जाम में अब तक आए हैं उन सब के बारे में, या जितने फेमस फ्री रेडिकल्स हैं जो आपकी किताबों में पाए जाते हैं, उनकी स्टेबिलिटी हम लोग यहाँ कंपेयर करेंगे। तो वेलकम आप सभी का। अब हम लोग इसे शुरू करेंगे। क्या तैयार हैं आप? तो रेडिकल की स्टेबिलिटी कैसे की जाएगी, आइए डिस्कस करते हैं। ठीक, रेडिकल के बारे में जानते हो आप, वे सभी स्पीसीज जिनके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है, अनपेयर्ड, उन्हें आप नाम देते हैं फ्री रेडिकल्स। एक अनपेयर्ड होने की वजह से ये होते हैं पैरामैग्नेटिक, मतलब अनपेयर्ड होने की वजह से होते हैं पैरामैग्नेटिक। इस शब्द का मतलब जानते ही हो आप, जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं या जो मैग्नेटिक लाइन से अट्रैक्शन फील करते हैं, उन्हें आप बोलते हैं। दूसरा होते हैं डायमैग्नेटिक, वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो आइए इसको शुरू किया जाए। तो इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए दो ही टॉपिक मेन है। सबसे पहले आप देखिएगा रेजोनेंस। अगर रेजोनेंस है तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे अधिक रहेगी। रेजोनेंस न हो या कॉमन हो सब में, तब आप सोचेंगे हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन के बारे में। इन दोनों की हेल्प से स्टेबिलिटी कंपेयर हो जाएगी। सबसे पहले आप देखेंगे रेजोनेंस, उसके बाद आप देखेंगे हाइपर कंजुगेशन। जितने क्वेश्चंस आप एग्जाम में आ चुके हैं या जितने फेमस क्वेश्चंस आपके बुक में दिए गए हैं, उन सब की स्टेबिलिटी इन दोनों से कंपेयर हो जाती है। बट हम आपको कुछ ऐसे टॉपिक बताएंगे जिनकी स्टेबिलिटी आप इसकी हेल्प से भी कर सकते हो, इंडक्टिव इफेक्ट की हेल्प से भी आप कर सकते हो। इसका यूज यहां पे नहीं भी करेंगे तो भी आपका आंसर आएगा। भाई द वे, सबसे पहले हम आते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब आपने पढ़ा है। रेजोनेंस का मतलब था कि किसी भी स्पीशीज के, किसी भी कंपाउंड के दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर बनते हों, दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर बनते हों और उसमें एटम की पोजीशन चेंज न होती हो, उसे आप नाम देते हैं, इस घटना को आप नाम देते हैं रेजोनेंस। याद आया कि नहीं? बोला था हम लोगों ने, एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर स्ट्रक्चर्स। याद है ना? दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं, उसी को आप नाम देते हैं रेजोनेंस। हाँ बेटा, सही कह रहे हो आप। अगर एटम की पोजीशन बदल जाएगी तो वह हो जाएगा क्या? टाटोमेरिज्म। हिंदी में चला वयवता बोलते हैं उसको। एटम की पोजीशन नहीं बदलनी चाहिए। यही तो रेजोनेंस और टाटोमेरिज्म में डिफरेंस है कि, है ना? टाटोमेरिज्म में एटम की पोजीशन बदलती है, जबकि यहाँ पे एटम की पोजीशन नहीं बदलती। ठीक, यहाँ पढ़ेंगे। और यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं रेडिकल के बारे में। जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, वह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसी पाई बॉन्ड के साथ, मतलब किसी पाई सिस्टम के साथ अल्टरनेट पोजीशन पे होगा, एकांतर क्रम में। एकांतर मतलब जहां पे डॉट लिखा रहेगा, सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड होगा। तो ऐसी कंडीशन होगी रेडिकल्स में रेजोनेंस की, देखा जाएगा। और अगर रेजोनेंस नहीं है तो वहां पे हम देखेंगे हाइपर कंजुगेशन। ठीक, तो रेजोनेंस होने के लिए क्या चाहिए? जहां पे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है वो किसी पाई सिस्टम के साथ अल्टरनेट पे होना जरूरी है। जैसे सिस्टम इस टाइप का होना चाहिए, दिया गया है CH2 मान लीजिए, डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे CH2, यहाँ पे डॉट, मतलब इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। देखिए इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, फिर सिंगल फिर डबल, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस पाई सिस्टम के साथ अल्टरनेट पे है, डॉट है इस पे, सिंगल डबल, मतलब ये रेजोनेंस शो करेगा।
ठीक, तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा। तो आप जब इसका अगला स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखा है, इसकी करते हम लोग होमोलिसिस से कर दिया था हम लोगों ने, और ये हो गया था फिर CH2, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आ गया था और CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया था ऐसे। देखिए यहाँ पे क्या है, तम स्पीशीज तो एक ही है बट उसके दो स्ट्रक्चर आ गए, इसी का नाम है रेजोनेंस। यही हो रहा है क्या यहाँ पे, यही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए और इस घटना का नाम हो जाएगा रेजोनेंस। यहाँ पे मतलब इसका इसके साथ ऑल्टरनेटिव होना जरूरी है फ्री रेडिकल में रेजोनेंस होने के लिए, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हो। ठीक, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर जितना ज्यादा बनेंगे उतना ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी। मतलब इसमें कहा जाएगा, इसके अकॉर्डिंग कह सकते हो, जो यहाँ पे स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे आप, स्टेबिलिटी यहाँ जो कंपेयर करते हैं वो होता क्या है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जितना ज्यादा बनेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स उतना ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी, इसके अकॉर्डिंग कहा गया है। ठीक, और यहाँ पे क्या है, हाइपर कंजुगेशन में रेजोनेंस हो या न हो, रेजोनेंस हो तो सब में कॉमन अगर है, या रेजोनेंस एब्सेंट है तब आप सोचेंगे हाइपर कंजुगेशन। यहाँ पे जब स्टेबिलिटी बेटा कंपेयर करना होगा आपको, तो हाइपर कंजुगेशन में स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए आप देखेंगे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी। ये है हाइपर कंजुगेशन के अकॉर्डिंग। और अल्फा एच पहचानना आपको आता है, हम लोग फिर एक बार डिस्कस कर लेंगे आगे चल के अभी एक्सरसाइज के साथ। और इंडक्टिव इफेक्ट में आपने पढ़ा होगा, यह इस पे बेस्ड है बेटा, किसी आयन की किसी स्पीशीज की स्टेबिलिटी, किसी ऐसे लिखा था वहां पे, स्टेबिलिटी ऑफ आयन, जो यहाँ का रिलेशन आपने पढ़ा है वो ऐसे था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक, इसमें कहा गया है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। मतलब इनके अनुसार जो कंपाउंड होते हैं न्यूट्रल, न्यूट्रल कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होते हैं चार्ज वाले के कंपेयर में। न्यूट्रल होना जिससे कोई चार्ज ना हो, ठीक है, न्यूट्रल कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होते हैं जो चार्ज स्पीशीज होती है इनकी तुलना में। तो अगर सब के सब चार्ज वाले होंगे तो जिसके पास चार्ज कम होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी, ऐसा कहता है इंडक्टिव इफेक्ट। खैर हम लोग फोकस्ड होंगे यहाँ पे रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन पे। तो स्टार्टिंग में हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें रेजोनेंस ना हो, बेसिक शुरुआत, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी आपसे अक्सर पूछता है। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी की स्टार्टिंग करेंगे, शुरू करें। तो देखिए एक क्वेश्चन यहाँ लेते हैं हम लोग, जैसे आपको अगर पहचाना हो स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो फर्स्ट इसको ले लेते हैं। दिया मान लीजिए आपको CH3 फ्री रेडिकल, दूसरा ऑप्शन दिया जाए सपोज आपको CH3 CH2 फ्री रेडिकल, और तीसरा ऑप्शन आपको दिया जाए CH3 CH और यहां पे CH3, फोर्थ ऑप्शन दिया जाए CH3, यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो और ये इस तरह दिया गया है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी बहुत फेमस एग्जांपल है, जानते हो आप लोग, हम लोग कार्बोकैटायन में भी किए थे, कार्बोनाइन में किए थे, और यहाँ रेडिकल्स आ गए थे। जिस एटम पे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है या जिस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, ये डायरेक्ट 3 कार्बन से कनेक्ट है। टर्शियरी कार्बन हुआ, टर्शियरी कार्बन पे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड मतलब टर्शियरी फ्री रेडिकल। नाम जानना चाहोगे आप, कुल 4 कार्बन है, ब्यूटाइल हो गया, और जिस कार्बन पे है 3 से कनेक्ट है तो टर्शियरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। यहाँ पे क्या है, 3 कार्बन तो प्रोपाइल है, बट इस कार्बन सेकेंडरी है, सेकेंडरी पे रेडिकल है, सेकेंडरी प्रोपाइल फ्री रेडिकल। इस जिस कार्बन पे अनपेयर्ड है, डायरेक्ट एक कार्बन से कनेक्ट है, 1 डिग्री कार्बन प्राइमरी फ्री रेडिकल। और ये तो टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी, ये कहलाता है मिथाइल फ्री रेडिकल। ये नॉर्मल फ्री रेडिकल है, नॉर्मल फ्री रेडिकल, सिंपलेस्ट फ्री रेडिकल है। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि बनाइए कैटेगरी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी की, तो इसको आप रख देंगे प्राइमरी में, जबकि है नहीं रियल में, प्राइमरी है नहीं, बट कंसिडर करते हैं हम लोग जनरली, अगर जब चॉइस केवल 3 हो, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी की तो। ठीक,
आइए इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या है, देखिए इसमें जो है, जो उस पे डॉट है, क्या किसी पाई बॉन्ड के साथ अल्टरनेट पे है क्या? जैसे देखिए यहाँ पे डॉट था, सिंगल डबल बॉन्ड, जैसे यहाँ पे अनपेयर्ड इसके साथ अनपेयर है, इन चारों में ऐसा नहीं है, मतलब इन चारों में रेजोनेंस नहीं है। जब रेजोनेंस नहीं तो आ जाना हाइपर कंजुगेशन पर। ठीक, जब हाइपर कंजुगेशन पे आ जाओगे आप, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अल्फा एच पहचानते हैं, कितने अल्फा एच इसके पास है। देखिए, तो अल्फा एच की पहचान करने के लिए हर कंपाउंड की अपनी एक पहचान होती है, पहले उसको पहचानना होगा आपको। जिसकी वजह से कंपाउंड का नाम होता है, स्पीशीज का नाम होता है, वो उसका मेन कहलाता है, मुख्य, मुखिया। जैसे आप जानते हो हमें केमिस्ट्री वाले काम से, एसेंस इन केमिस्ट्री, वैसे इनको आपने नाम दिया फ्री रेडिकल, किसकी वजह से? इस अनपेयर्ड की वजह से। तो यह वाला कार्बन ए देखिए, तो यह हो जाएगा इसका मेन, यह इसका मेन कहलाता है, जिसकी वजह से पहचान उसका मुख्य समूह, मेन ग्रुप हो गया, मेन। ठीक, ये मेन ग्रुप इसका हो गया। और जो मेन ग्रुप होगा, भाई आपने कहा इसका नाम है फ्री रेडिकल, तो इसकी वजह से है, और ये कहाँ मौजूद है? इसी पर है, यह हो गया मेन। और मेन जो ग्रुप होगा वो जिस कार्बन से अटैच्ड होगा वह कार्बन अल्फा कार्बन होगा। ये कार्बन अल्फा है, ये कार्बन अल्फा है, डायरेक्ट इससे कनेक्ट है, एक कार्बन अल्फा है, इससे अटैच्ड है, एक कार्बन भी अल्फा है, इससे डायरेक्ट कनेक्ट है कि नहीं? तो अल्फा कार्बन पहचान लिया आपने, यानी मेन समूह से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन होगा, डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन होगा। और अल्फा कार्बन पर जितने होंगे हाइड्रोजन, उन्हें आप नाम देंगे अल्फा एच। तो इस कार्बन पर 3H, यहाँ 3H, यहाँ 3H, अल्फा एच के नंबर यहाँ पर 9 है। देखिए 3 + 3 + 3 9 हो गया। वैसे ही अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ये वाला मेन हो गया, ये इसका मेन ग्रुप है। अब आप मेन ग्रुप पहचान लोगे ना, जिसकी वजह से नाम और पहचान होती है। ये अल्फा कार्बन डायरेक्ट इससे कनेक्ट है, इधर ये अल्फा कार्बन डायरेक्ट कनेक्ट है। तो यहाँ पे अल्फा एच के नंबर हो जाएंगे, अल्फा कार्बन पे 3H, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 अल्फा एच। ठीक है, यहाँ देख लीजिए आप, अब ये मेन हो गया, यहाँ पर ये मेन हो गया, तो इससे अटैच्ड कार्बन अल्फा हो गया, अल्फा, और तो अल्फा एच हो जाएंगे 3। जो यहाँ मेन है उससे कोई कार्बन अटैच ही नहीं है, जहाँ पे अल्फा एच हो गए 0। जितना ज्यादा अल्फा एच, जितना ज्यादा अल्फा एच, उतना ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी। तो इसके पास 3 + 3 + 3 ऐसे हैं, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया? फोर्थ वाला स्टेबल सबसे अधिक हो गया, फिर थर्ड वाला होगा, फिर सेकंड वाला होगा, फिर फर्स्ट वाला होगा। ये है स्टेबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे कम स्टेबल पहले है, सबसे स्टेबल बाद में है। ये हो गया स्टेबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर पहचान जाओगे, वे कौन सा इंक्रीजिंग ऑर्डर है ऐसे बेटा। अगर लेकिन याद रखना, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी किसकी हेल्प से पहचानते हैं, तो आप वहां पे केवल 2 नाम लीजिएगा, रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन। ठीक, इसका नाम वहां मत लीजिएगा, आप इनकी हेल्प से पहचान लीजिएगा। फिर आइए हम लोग अब दूसरा सवाल करते हैं। जैसे अल्फा एच पहचान लोगे ना? हाँ ठीक है, अब एक और देख लेते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। जैसे एक 5 मेंबर रिंग, यहाँ पे अनपेयर्ड हो 1, फर्स्ट ए मान लीजिए, इसको बी दिया जाए आपको ऐसे बना करके, यहाँ पर फ्री रेडिकल दिया गया हो ऐसे, सी दिया जाए ऐसे बना दिया यहाँ पे, ये भी 5 मेंबर रिंग ले लेते हैं। यहाँ पर कोई ग्रुप है, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, डी ऑप्शन भी 5 मेंबर रिंग ही ले लेते हैं, और यहाँ पर कोई ग्रुप हो और अनपेयर्ड यहाँ ले लेते हैं ऐसे। इन चारों की पहचानना है स्टेबिलिटी। ठीक है, तो पैटर्न देखिए आप, सबसे पहले आप देखिए रेजोनेंस है कि नहीं। शुरुआत आप हमेशा रेजोनेंस से करेंगे, तो क्या यहाँ पर कोई रेजोनेंस है? देखिए इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है, क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड किसी पाई बॉन्ड के साथ अल्टरनेट पे नहीं है क्या? जब रेजोनेंस नहीं है तो आप डायरेक्ट आ जाना कहाँ पे? हाइपर कंजुगेशन पे। हाइपर कंजुगेशन का मतलब नंबर ऑफ अल्फा एच। तो आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे, इस पे पहचानते हैं अल्फा एच, जिसपे रेडिकल मेन हो गया, ये वाला कार्बन ये वाला मेन हो जाएगा, है ना? याद आ रहा है नहीं मेन का मतलब क्या है? इसका मेन ग्रुप कहा जाएगा,
क्योंकि रेडिकल की पहचान इसी अनपेयर्ड से, अनपेयर्ड यहाँ पर मेन हो गया, तो ये मेन वाला अटैच है इस कार्बन से, अल्फा कार्बन, यहाँ से तो ये भी अल्फा कार्बन, इसके पास 2 अल्फा कार्बन हो गए, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो अगर यहाँ पे कार्बन होगा तो 2 वैलेंसी आपको दिख रही है, 2 वैलेंसी यहाँ पे H, 2H होगा यहाँ पे, 2H यहाँ पे, मतलब यहाँ पे 4 अल्फा H है। यहाँ देख लो आप, यहाँ पे अनपेयर्ड है, ये मेन हो गया, इसका मेन ग्रुप ए हो गया, और जब ए हो गया इसका मेन ग्रुप, तो इसी से अटैच अल्फा कार्बन, इसी डायरेक्ट अटैच अल्फा कार्बन, इसी डायरेक्ट अटैच अल्फा कार्बन। इन कार्बन पे H काउंट कर लेते हैं, कार्बन की वैलेंसी जानते हो 4, फिर एक बार देखो यहाँ पे 2 बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, तो 2 बची, 2H हो जाएंगे यहाँ पर, 2H इस पे, समझ रहे हो ना आप, 2H यहाँ पे हो जाएंगे 4, और जो यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ इस कॉर्नर पे, जो इस कॉर्नर पे C होगा, उसकी वैलेंसी 4 होगी, एक बॉन्ड बना दिख रहा था, 3H होंगे, तो 3 + 2 5 + 2 7, यानी इसके पास अल्फा H के नंबर हो जाएंगे 7, 7 अल्फा H यहाँ पर है। यहाँ देखो ये मेन हो गया, इससे अटैच्ड कार्बन अल्फा, ये वाला, इसी डायरेक्ट अटैच्ड अल्फा यहाँ पर। कार्बन की वैलेंसी पे आ जाओ, यहाँ पे अगर कार्बन है तो 1 2 3, 3 बॉन्ड यहाँ बना हुआ है ना, तो भी एक वैलेंसी इसकी बच रही है, तो उसके कौन होगा, H होगा, एक H यहाँ पे आ जाओ, 2 वैलेंसी दिख रही हो आपको, 4 आपको बनाना होता है, तो यहाँ पे 2H बच रही है, इसका मतलब 2H यहाँ पे, 2H यहाँ पे, 1H यहाँ पे 3 अल्फा H है। यहाँ देख लो, अब कि यहाँ पे हो गया मेन, ये वाला कार्बन मेन हो गया, इसी अटैच्ड कार्बन अल्फा हो गया, यहाँ पे कार्बन है। अब कार्बन की वैलेंसी फिर एक बार 4 देखो, तो 1 2 3, 3 बॉन्ड यहाँ दिख रहे हैं, एक वैलेंसी बच रही है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, अल्फा H के नंबर हो गए 1, तो सबसे ज्यादा अल्फा H कहाँ पे, यहाँ पे 7 अल्फा H है, तो सबसे स्टेबल यहाँ पे हो गया बी के बाद कौन है, 4 अल्फा H, यहाँ 3 अल्फा H, ये हो जाएगा A, फिर C, फिर D। ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, सबसे ज्यादा स्टेबल B है, सबसे कम स्टेबल D है, ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये भी हो गया डिस्टेबिलिटी ऑर्डर, पहचान लोगे अब, तो इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। कर लोगे अब, एक और देख लेते हैं, देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब अगर आपसे कहा जाए इन दोनों की स्टेबिलिटी पहचानने के लिए, जैसे दिया गया आपको CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ दिया गया CH2, ये रेडिकल यहाँ पे है, ठीक है, ये हो गया मान लो फर्स्ट। सेकंड आपको दिया जाए, कौन दिया जाए, हाँ देख लो, CH3 CH2 CH2 ये दिया जाए। थर्ड CH3 CH यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे CH3 दिया जाए। और फोर्थ देख लो, CH3 C पे रेडिकल, ये हो गया टर्शियरी, ये हो गया 4 ऑप्शन। देखो यहाँ पे ये सब के सब फ्री रेडिकल्स हैं, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, चारों हो गए फ्री रेडिकल्स। ठीक, अब हमें पहचाना इनकी स्टेबिलिटी के बारे में, इन चारों की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो सबसे पहले क्या सोचना है आपको, क्या किसी में रेजोनेंस है क्या? रेजोनेंस का मतलब जो इलेक्ट्रॉन आप अनपेयर्ड, रेजोनेंस सबसे पहले सोचोगे आप। ठीक, अब रेजोनेंस इसमें किसी में है कि नहीं, बोलो है। इसमें जो डॉट बना है सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, मतलब यह अनपेयर्ड इस पाई बॉन्ड के साथ अल्टरनेट पे आ रहा है। देखो यह जो है इसके साथ अल्टरनेट पे आ रहा है, मतलब यहाँ पे रेजोनेंस है, यहाँ पे रेजोनेंस है, जबकि इन तीनों में रेजोनेंस नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट की स्टेबिलिटी सबसे अधिक हो गई, फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा स्टेबल यहाँ पे हो गया, है कि नहीं। अब बचे 3, अब इसके पास अल्फा H आप देख लो, ये मेन हो गया तो डायरेक्ट अल्फा कार्बन, इसे 2 अल्फा H, यहाँ पर अल्फा H देख लो, ये वाला मेन हो गया अल्फा कार्बन 3H, अल्फा कार्बन 3H 6 अल्फा H, यहाँ पे 3 3 6 3 9, ये मेन हो गया, तो यहाँ पे अल्फा H हो गए 9। तो इन तीनों में सबसे स्टेबल 4 वाला है, फिर थर्ड वाला है, फिर सेकंड वाला है। ये यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ये हो गया स्टेबिलिटी ऑर्डर, पहचाने कि नहीं।
अब यहाँ पे खास बात, अगर आपको याद आ रहा हो कार्बोकैटायन वाला, तो कार्बोकैटायन वाला जो था टर्शियरी कार्बोकैटायन, इस वाले से अगर यहाँ जो चारों कार्बोकैटायन थे तो टर्शियरी कार्बोकैटायन इसकी तुलना में ज्यादा स्टेबल था, क्योंकि वहां पे कार्बोकैटायन में रेजोनेंस इंडक्टिव इफेक्ट अच्छा खासा रोल प्ले करता है, जबकि यहाँ पे इसका रोल बहुत कमजोर है, बहुत ही कमजोर है। यहाँ पे उतना ज्यादा रोल प्ले नहीं करता, मतलब यह इस पे डोमिनेट नहीं कर पाता है, तो इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर यह पाया गया है। समझ गए? आइए एक और देखते हैं नेक्स्ट। CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 डॉट, एक फिट कर दिया गया। सेकंड, यह अगर बेंजीन रिंग 6 मेंबर रिंग, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, ऑल्टरनेट पे पाई बॉन्ड, एक यहाँ पर एक छोटे पाई बॉन्ड यहाँ पर है, एक छोटे पाई बॉन्ड यहाँ पर है। थर्ड, एक डबल बॉन्ड यहाँ देखिए ऐसे, एक रिंग, डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, एक यहाँ पर डॉट, एक रिंग यहाँ और देखिए आपको, देखिए डबल बॉन्ड यहाँ हो, डबल बॉन्ड यहाँ हो, डबल बॉन्ड यहाँ। फोर्थ कंपाउंड एक और देखिए, यहाँ पर 3 रिंग एक साथ, डबल बॉन्ड यहाँ हो, डबल बॉन्ड यहाँ हो, डबल बॉन्ड सी पर रेडिकल, एक रिंग यहाँ दी गई, फिर एक बार डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, एक रिंग और यहाँ कैसे दिया गया, ऐसे। इन चारों की स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। चारों में रेजोनेंस होगा, देखिए इसके पास डॉट, डॉट का मतलब इसके पास डॉट, डॉट का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, ये इसके साथ रेजोनेंस शो करेगा। देखो लोन अनपेयर्ड है, सिंगल डबल, एक का अंतर है सिंगल बॉन्ड का, देखो अनपेयर्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सिंगल डबल है, रेजोनेंस शो करेगा। जितने पाई बॉन्ड होंगे उतने स्ट्रक्चर नए बनते हैं, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर नया बनेगा, 2 स्ट्रक्चर हो जाएंगे, पुराना ही एक। यहाँ पर ये 3 पाई बॉन्ड के साथ देखो डॉट, यहाँ पे है अनपेयर्ड, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, मतलब यह अनपेयर्ड 3 पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा। ये देखो यहाँ पे अनपेयर्ड है, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, 3 पाई इधर है, या अनपेयर्ड सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, 3 के साथ 6 पाई बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेट पे है कि नहीं। यहाँ पे देखो 9 के साथ हो गया, यह इन 3 पाई के साथ, 3 पे यहाँ 3 यहाँ 9 के साथ है, तो सबसे अधिक रेजोनेंस यहाँ पे होगा, सबसे ज्यादा बनेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। ये सब चीजें आपने पहले किया है रेजोनेंस में। बाय द वे सबसे ज्यादा रेजोनेंस फोर्थ में है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल यहाँ पे कौन होगा? फोर्थ वाला। फोर्थ की स्टेबिलिटी सबसे अधिक है, इसके बाद थर्ड होगा, इसके बाद सेकेंड होगा, फिर इसके बाद जो होगा कौन? हाँ फर्स्ट। ये है स्टेबिलिटी का स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक। सबसे ज्यादा स्टेबल पहले है, सबसे कम लास्ट में है, तो स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। पहचान लेंगे। फिलहाल आप देखें किताबों में एक टेबल दिया रहता है ना, तो टेबल यहां से ऐसे बन जाएगा। देखिए सबसे अधिक स्टेबल यही हो जा रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इसको C6H5 का होल थ्राइस सी लिख सकते हैं, देखिए ऐसे हो गया सबसे स्टेबल, देखिए है ना। इसको देखिए यह क्या 6 मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया, और कार्बन की वैलेंसी 4 जानते हो, यहाँ पे 1 2 3 4 इस कार्बन की 4 वैलेंसी इंगेज है। यहाँ देख लो 1 2 3, यहाँ पर एक H होगा, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ, 5 H, C6H5 और 3 रिंग है, तो होल थ्राइस कर दिया, C डॉट कर दिया हमने, ठीक। ऐसे यहाँ देख लो आप, फिर क्या है C6H5 होल ट्वाइस CH रेडिकल सेकेंड नंबर पे आ गया, फिर ये हो जाएगा C6H5 CH2 रेडिकल, फिर इसके बाद आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 रेडिकल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। इसके बाद हो जाएगा CH3 का होल थ्राइस C टर्सरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल, अब इसके बाद CH3 का होल ट्वाइस CH सेकेंडरी प्रोपाइल, फिर CH3 इथाइल फ्री रेडिकल, यह है फिर मिथाइल फ्री रेडिकल। यह है स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर। थोड़ा ध्यान देना बेटा इसको पढ़ते समय, ठीक है। इसे पढ़ते समय ध्यान देना कि जब आपने पढ़ा था कार्बोकैटायन, तो वहां जो टर्सरी वाला वह कहाँ था? इसके जस्ट थोड़ा पहले था, क्योंकि उसमें रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन भी था, इंडक्टिव इफेक्ट था, उसमें इंडक्टिव इफेक्ट भी था और हाइपर कंजुगेशन भी था। इसमें जो फिर रेडिकल्स में इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ज्यादा कमजोर होता है,
इसलिए यहाँ पे इसका यूज उतना डोमिनेटिंग नहीं होता है। तो फिलहाल यह रेगुलर ऑर्डर है, कोई इसका एक्सेप्शन नहीं है, इसलिए बहुत टफ नहीं होते रेडिकल्स की स्टेबिलिटी के ऑर्डर के क्वेश्चन। ये पहचान लो गया, ये है ऑर्डर। अब एक सवाल और देख लो चाहो तो, आप देखना चाहोगे आप क्या? देखो जरा, आसान है, कर लोगे। इससे मान लीजिए एक सवाल दिया गया आपको, ये 6 मेंबर रिंग है, यहाँ पे डॉट कर दिया गया और एक डबल बॉन्ड यहाँ बना दिया गया, ठीक। ये फर्स्ट कर देते हैं। सेकेंड देख सकते हो आप, एक 6 मेंबर रिंग यहाँ पर है, ऐसे देख सकते हो, और यहाँ पर एक डॉट हो, ऐसे केवल हो। थर्ड, ये रिंग है, यहाँ पर ऐसे कर दिया गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अनपेयर कर दिया गया। फोर्थ को ले लेते हैं, फोर्थ को देखिए ऐसे कर देते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं इसको, यहाँ पे अनपेयर्ड और यहाँ पर रेडिकल कर देते हैं, ऐसे डबल बॉन्ड। इनकी स्टेबिलिटी पहचानना है। 4 कंपाउंड है, कर लोगे जरा, पहचानो तो खुद से। वीडियो को पॉज करें, पहले ट्राई करें, बन जाए तो ठीक, और फिर आंसर से मैच कराएं। देखिए, तो सबसे पहले क्या सोचने वाले बेटा आप? सबसे पहले सोचने वाले हो रेजोनेंस यहाँ पे किसी में किसमें है। देखिए जरा ध्यान से, किसी में रेजोनेंस है क्या? बिल्कुल होगा। जहां पे डॉट लिखा है इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड या सिंगल डबल, इसके साथ रेजोनेंस शो करेगा, ठीक। इसमें हो गया। इसमें रेजोनेंस है? नहीं। इसमें रेजोनेंस है? नहीं। इसमें है क्या? डॉट सिंगल डबल, हाँ। फर्स्ट और फोर्थ में रेजोनेंस है। सबसे पहले रेजोनेंस आप अप्लाई करना। जब रेजोनेंस नहीं होगा तब आप जाना हाइपर कंजुगेशन पे, समझ गए ना? पहले रेजोनेंस अप्लाई कर लेना। तो फर्स्ट और फोर्थ की स्टेबिलिटी सेकंड और थर्ड से ज्यादा होगी, कंफर्म हो गया। तो अब हम फर्स्ट और फोर्थ में कंपेयर करें कौन ज्यादा स्टेबल है। दोनों में रेजोनेंस बराबर है, देखिए, अनपेयर्ड सिंगल डबल, अनपेयर्ड सिंगल डबल, रेजोनेंस बराबर है। तो आ जाना हाइपर कंजुगेशन पे। तो अब देखो इसके रिस्पेक्ट में ये कार्बन, भाई ये मेन हो गया, अगर तो अल्फा कार्बन तो अल्फा कार्बन है। इस अल्फा कार्बन पे 3 H होंगे, भैया सी अगर होगा तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, एक बॉन्ड बना है तो कार्बन पे 3 H तो होगा ही, 3 H यहाँ 2 H होंगे, 5 अल्फा H इसके पास हो गया, इसके पास 5 अल्फा H है। यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे एक ही अल्फा कार्बन है, 2 H होंगे, 2 अल्फा H है। यानी कि फर्स्ट और फोर्थ में फर्स्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है फोर्थ के कंपेयर में, है कि नहीं? बोलो जरा। हाँ, अब आते हैं बेटा हम लोग सेकेंड और थर्ड में। देखो यहाँ पे दोनों में रेजोनेंस नहीं है, तो आ जाना डायरेक्ट आप हाइपर कंजुगेशन पे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा है, तो ये मेन हो गया, अगर तो अल्फा कार्बन, इसी डायरेक्ट ये भी अल्फा कार्बन ये भी है, इस पर 3 H होंगे, 2 H 7 अल्फा H यहाँ पर है। बोलो है कि नहीं? काउंट कर लो, देखो कैसे। फिर वही यार, जैसे यहाँ पे अगर अल्फा मेन अगर हो गया तो मेन से अटैच्ड, मेन का मतलब इससे पहचान हो, और क्या, इसका नाम रेडिकल है। फिर रेडिकल किसकी वजह से? डॉट की वजह से ना, अनपेयर्ड की वजह से मेन हो गया, जिसकी वजह से पहचान वो मेन हो गया। तो इसी से अटैच्ड कार्बन अल्फा कार्बन, अगर कार्बन है तो वैलेंसी 4 होगी। एक बॉन्ड दिख रहा है आपको, 3 बचे तो 3 H यहाँ हो गए, यहाँ पे 2 दिख रहा तो 2 H होंगे, यहाँ पे 2 H तो 7 अल्फा H, है कि नहीं? यहाँ देख लो जरा, ए मेन हो गया, इस पे अनपेयर्ड है तो ये अल्फा कार्बन, यहाँ अल्फा कार्बन, इस पर 2 H होंगे, यहाँ पर 1 H होगा, है कि नहीं? इसके पास 3 अल्फा H, क्या करोगे आप? तो यह ज़्यादा स्टेबल होगा, सेकंड वाला होगा, इसके बाद फिर होगा थर्ड वाला। ये है इनका स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर। बोलो कोई डाउट है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये है स्टेबिलिटी ऑर्डर, ऐसे पहचानते हैं, इतने टाइप के ऐसे ही बनते हैं इनके क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिलहाल एक बात और याद रखना, फ्री रेडिकल में रीअरेंजमेंट नहीं होता है, रीअरेंजमेंट नहीं होता है। और फ्री रेडिकल बहुत ज्यादा रिएक्टिव स्पीशीज है, क्योंकि इनके पास एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है, पेयरिंग इनका टारगेट होता है। अगर पेयरिंग टारगेट इनका होता तो एक अनपेयर्ड है, एक ही इसको चाहिए होता है, तो एक पाने की चाहत में बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, ठीक। तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव स्पीशीज है, इतना ज्यादा रिएक्टिव कि यह रीअरेंजमेंट करने का वेट नहीं कर पाता, मतलब इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है, याद रखना इस चीज को, ठीक। दूसरी चीज, रीअरेंजमेंट केवल कार्बोकैटायन में होता है। जितने रिएक्शन इंटरमीडिएट आप पढ़ोगे या लगातार जो लेक्चर अगर देख रहे हो, आप पढ़ रहे हो, तो आप पाएंगे केवल कार्बोकैटायन में ही हमने बताया है आपको रीअरेंजमेंट। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट में से केवल जो कार्बोकैटायन है उसी में होता है रीअरेंजमेंट, याद रहेगा ना? हाँ, तो देखो बेटा,
फिलहाल यहां से और चीज याद रखना कि अगर आपसे पूछा जाए फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी किसकी हेल्प से कंपेयर करते हैं, तो आप तुरंत बोलना रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन। इसका नाम मत लेना, वहां पे यूज कर सकते हैं हायर लेवल हम लोग, बट आपके लेवल पे नहीं है। आप IIT या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, 11th-12th में हो, तो यह आपके लिए पर्याप्त है रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन। ठीक, अब जैसे पी ब्लॉक में कुछ टॉपिक आते हैं, जैसे आपसे अब कह दिया जाए कि एफ रेडिकल, नहीं आप जानते हो ना, जैसे हम एक क्वेश्चन करना चाहें आपके सामने, हेलोजन स्पीड क्या होते हैं फ्री रेडिकल्स, 2, 4, 6 और 7 हो गया। तो यू आप 2, 4, 6 और 7, फिर आई होता है 2, 4, 6 और 7। देखो ये चारों भी फ्री रेडिकल्स हैं, ये चारों क्या है, फ्री रेडिकल्स। ध्यान देखो, सबके पास इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड एक एक है, यहाँ भी एक अनपेयर्ड, यहाँ भी एक अनपेयर्ड, यहाँ भी एक अनपेयर्ड, यहाँ भी एक अनपेयर्ड, सब के सब ये भी एग्जाम्पल है फ्री रेडिकल्स के। तो अगर आपसे पूछा जाए इसमें कौन ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल का सेंस ये है कौन ज्यादा कम रिएक्टिव, मतलब ज्यादा स्टेबल का सेंस क्या है, कौन कम रिएक्टिव है। सभी के सभी नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल की रिएक्टिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन करना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से इनकी रिएक्टिविटी पहचानते हैं ना किसकी, नॉन मेटल्स की। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कौन करेगा, एफ करेगा ना। तो सबसे मजबूती से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करने का प्रयास तेजी से करेगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, इसमें है। इन चारों में क्या है, मोस्ट रिएक्टिव, इन चारों में है मोस्ट रिएक्टिव। और जब मोस्ट रिएक्टिव है तो क्या बोलोगे आप, लिस्ट स्टेबल, लिस्ट स्टेबल। और इन चारों में तुलनात्मक रूप से इलेक्ट्रॉन सबसे मुश्किल से अट्रैक्ट करेगा, ये क्या होगा, लिस्ट रिएक्टिव। इसमें ये है लिस्ट रिएक्टिव, मतलब क्या कह सकते हो, मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल ऐसे हो जाएगा तब। तो सबसे स्टेबल ए, फिर ए, फिर ए, फिर ए, ऐसे पहचान जाओगे। सबसे कम स्टेबल ए, उसके बाद ए, उसके बाद ए, कैसे हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये तरीका पहचानने की कर सकते हो कि रेडिकल्स में जिसकी ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी ज्यादा होती है भाई, इन चारों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, एफ। तो जिसकी सबसे ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो है सबसे कम स्टेबल, वो है सबसे कम स्टेबल। यानी -I वाले जो हैं इनकी स्टेबिलिटी को घटाते हैं, रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं। ठीक, ये तरीका है पहचान करने का। तो इसकी हेल्प से हम लोग कंपेयर करते हैं, बट वो आपके लिए नहीं है। चलिए एग्जांपल इस बेसिस पे कर सकते हैं हम लोग। ठीक, तो रेडिकल्स में इतना ही है। कोई डाउट है, कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन करिए, तुरंत कमेंट करिए, चाहे लिख के आप भेज सकते हो। ठीक है, कोई डाउट है आपके पास, ना हो तो आज हम लोग इतने पढ़ते हैं। ऑल द बेस्ट, खूब जम के पढ़िए। ठीक।